जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वह यंत्र जो विद्युत धारा को मापता है क्या कहलाता है। तो वह यंत्र जो विद्युत धारा को मापता है वह अमीटर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग किसी परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किया जाता है। इसे सर्किट में श्रृंखला में जोड़ा जाता है ताकि संपूर्ण धारा यंत्र में प्रभावित हो। बाकी ऑप्शन में गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर जो है बहुत कम धारा के अस्तित्व और दिशा को दर्शाता है, मापन नहीं करता। या वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टेज यानी कि विद्युत विभव को मापता है। ओमीटर की बात करें तो प्रतिरोध को ओम में मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहलाता है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आपके कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी वह शाखा है जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसमें कीटों के शारीरिक बनावट, वर्गीकरण, जीवन चक्र, व्यवहार और पारिस्थितिकी की अध्ययन किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। सरीसृपों और उभयचरों का जो अध्ययन किया जाता है वो हर्पेटोलॉजी में करते हैं। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन जो करते हैं वह इथोलॉजी में करते हैं। ये सब भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है। पर किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जो दर्शाती है वह दर्शाती है परमाणु संख्या को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या उस तत्व में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या को दर्शाती है। इसे समानतः जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपसे पूछा है, एक 10 केजी की वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं 1/2 हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे यम जो दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है वह 10 केजी दिया हुआ है, एम जो दिया हुआ है 10 केजी दिया हुआ है, और जो आपका वेग दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। जब इसको वैल्यू जब रखेंगे 1/2 इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। तो 25 पंचे 125। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 125 जूल। गतिज ऊर्जा जो होगा इसका वह 125 जूल हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल यानी कि रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो रिवॉल्वर पिस्तौल का भी हम लोग पढ़े हैं, सैमुअल कोल्ट ने आविष्कार किया था। रेडियो की बात करें तो रेडियो की गुलिएल्मो मार्कोनी ने किया था। रेडियो की कुछ टेलीफोन का भी ध्यान रखिए, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बेयर्ड ने किया था। विमान का आविष्कार किसने किया, तो राइट बंधु ने किया था। इंटरनेट का खोज किसने किया, तो इंटरनेट का जो आविष्कार किया वो बेंटन सर्फ और बॉब कोहन ने किया। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार या खोज किया जो किया वो रे टॉमलिंसन ने किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। आपसे पूछा है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, यह आपसे पूछा है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या है पहले यह जान लीजिए। तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है वह होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां पर जो दिया द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या जो दिया है वह 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या जो दिया है वह 22 दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 37 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर मास नंबर बराबर ये हो जाएगा 37 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या भी कहलाती है या तत्व की पहचान कराती है। द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इस तत्व का नाम जो होगा फास्फोरस हुआ क्योंकि इसका परमाणु संख्या 15 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है।
पीबीसी का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीबीसी का पूर्ण रूप है या पूरा नाम है। पीबीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है या दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिकों में से एक है। पीबीसी का उपयोग क्या है तो पाइप्स में किया जाता है, केबल इंसुलेशन में किया जाता है, दरवाजे खिड़की के फ्रेम में किया जाता है, प्लास्टिक कार्ड फ्लोरिंग और बोतलों में किया जाता है, या हल्का टिकाऊ और रासायनिक रूप से प्रतिरोधी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दर्पण में पीछे की ओर उभरी हुई सतह को क्या कहते हैं। दर्पण में पीछे की ओर उभरी हुई सतह को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण भी उत्तल दर्पण की चमकदार सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है और पीछे की ओर वक्र होती है। यह दर्पण प्रत्येक वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है तो वाहन के साइड यानी कि पार्श्व दर्पण के रूप में, दुकानों और पार्किंग में सुरक्षा उद्देश्य हेतु और दृष्टिकोण क्षेत्र बड़ा दिखाने के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है तो फेदोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वह समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फेदोमीटर एक इको साउंडिंग यंत्र है जिसका उपयोग समुद्र या अन्य जलाशयों की गहराई मापने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपसे पूछा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में आवर्त सारणी का पहला सफल संस्करण प्रस्तुत किया। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीव की सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही कॉलम में रखा गया। कुछ तत्वों की परमाणु द्रव्यमान के अनुसार स्थिति नहीं बन पा रही थी, तब भी उन्होंने भविष्य में उन तत्वों की खोज की संभावना को मानते हुए स्थान खाली छोड़े जो सिलिकॉन जो बाद में जर्मेनियम निकल के लिए सही रहा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया जो हेनरी मॉसले द्वारा 1913 में प्रस्तुत किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किसी तत्व का द्रव्यमान क्या दर्शाता है। आपसे पूछा है किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या दर्शाता है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो दर्शाता है वो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा को दर्शाता है। द्रव्यमान की एसआई पद्धति में किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को एसआई पद्धति में किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है यदि किसी वस्तु के स्थान बदलने, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा जाने पर भी नहीं बदलता। बाकी भार जो है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, यानी भार गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है जबकि द्रव्यमान नहीं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी 60 केजी ही रहेगा, लेकिन आपका भार कम हो जाएगा क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट कहलाती। पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वह क्रस्ट कहलाती। पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें होती हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट सबसे ऊपर की परत, मेंटल मध्य परत और कोर सबसे अंदर की परत यानी कि भीतरी भाग। क्रस्ट को ही स्थलीय या भूपटी कहा जाता है या पृथ्वी की सबसे पतली व ठंडी परत है। यह परत स्थल मंडल का हिस्सा है जिसमें महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों शामिल होते हैं। क्रस्ट की मोटाई जो होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है लगभग 30 से 70 किलोमीटर होता है और महासागरीय क्रस्ट जो होता है लगभग 5 से 10 किलोमीटर होता है। क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, इसलिए इसे SiAl भी कहते हैं, मतलब सल कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, लिटमस किसके लिए परीक्षण करता है। आपसे पूछा है लिटमस जो है किसके लिए परीक्षण करता है, यह आपसे पूछा गया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्ल और क्षार के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है जो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में अभी पूछता है कि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। अम्ल में नीला लिटमस जो होता है लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस जो होता है नीला हो जाता है। इसका प्रयोग स्कूल और लैब में
या जानने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव अम्लीय है या क्षारीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डायनेमो का कार्य क्या होता है। आपसे पूछा है डायनेमो का कार्य क्या होता है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत बनाना डायनेमो का प्रमुख कार्य है। डायनेमो एक विद्युत एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण और आधारित होती है, जिससे सबसे पहले माइकल फैराडे ने सिद्ध किया था। डायनेमो में एक घूर्णन कॉइल और चुंबक है। जब कॉइल घूमती है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। आपसे पूछा है प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है, ये आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वह अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, जो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब प्रकाश किसी घने माध्यम जैसे जल से कांच से होकर गुजरता है तो उसकी गति कम हो जाती है। माध्यम का घनत्व जितना अधिक, प्रकाश की गति उतनी धीमी होती है। गति में यह अपरिवर्तन अपवर्तन के कारण होता है। क्रम अनुसार प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद वायु, फिर जल, और सबसे कम जो होता है वह कांच में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा डीएनए का दोहरा कुंडल यानी कि डबल हेलिक्स किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है। डीएनए का दोहरा कुंडल डबल हेलिक्स किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के दोहरे कुंडल में दो पूरक श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। यह हाइड्रोजन बंध नाइट्रोजन बेसों से के बीच बनते हैं। जैसे कि एडेनिन जो हमेशा होता है, एडेनिन जो हमेशा थाइमिन से जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बंधों से, और गुआनिन जो होता है हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बंधों से। डीएनए के बैकबोन में शर्करा और फास्फेट के बीच फास्फोफाइडेस्ट बंध होते हैं, लेकिन दोनों स्टैंडर्ड्स के बीच का जुड़ाव हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। आपसे पूछा है कि हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। यह रोग हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D, E के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए और ई प्रायः खाद्य या जल जनित होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी प्रायः रक्त या शर्करा द्रव्यों के संपर्क में फैलते हैं। लक्षणों में ज्वर, थकान, भूख न लगना, उल्टी और त्वचा व आंखों का पीला पड़ना, पीलिया शामिल हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी अगर पुराना हो जाए तो यह लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका के किस भाग को शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है या कोशिका में श्वसन क्रिया का प्रमुख स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे यह स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। या दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वाले अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जैसे मांसपेशियां और यकृत आदि में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है। आपसे पूछा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। चलिए बताते हैं क्यों। तो प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में धूल, जलवाष्प व गैसों के अणुओं द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिनमें नीला रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला होता है। कम तरंग दैर्घ्य होने के कारण नीला रंग अधिक बिखरता है और इसलिए दिन के समय हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सांझ या सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें को लंबी दूरी तय करनी पड़ती, जिसमें नीली किरणें बिखर जाती हैं और लाल रंग प्रमुखता से दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। आपसे पूछा निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 283 है, यह आपसे पूछा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया है 283 दिया हुआ है, यानी कि इससे के सेल में जो प्रथम सेल इसका है, इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और जो दिया हुआ है तृतीय सेल एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है।
कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा वो 2 8 प्लस 3 यानी कि 13। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 13 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इसलिए इस तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा 13 होगा। अब परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का नाम जो है वह एल्यूमिनियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 13 वाला तत्व जो है वह एल्यूमिनियम है। अन्य विकल्पों की बात करें तो मैग्नीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 282 होगा। आर्गन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जो 18 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 288 होगा। और सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका विन्यास जो होगा तो 281 होगा। तो ये है आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। आपसे पूछा है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।